जब दक्ष उस कछुए का पीछा करता है तब वो देखता है कि वो कछुआ कितना खतरनाक नजर आ रहा है। वो कछुआ काले रंग का था और कम से कम 20 फीट जितना बड़ा था। वो चलते हुए गुफा की दीवारों से टकरा रहा था। दक्ष को उसके पीछे करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि कछुए के टकराने की वजह से कुछ पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगे थे। दक्ष को डर था कि कहीं कोई पत्थर उसके ऊपर आकर ना गिर जाए, इसलिए दक्ष उस कछुए से अपनी दूरी बनाकर उसका पीछा करता है। काफी दूर चलने के बाद उस गुफा की दीवारें और भी ज्यादा नीली चमकने लगती है और फिर एक हल्की हल्की सुगंध उस गुफा के अंदर फैलने लगती है। उस खुशबू को सूंघने के बाद दक्ष का मन उस चीज को देखने का था जिससे ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन दक्ष उस कछुए से पहले जाकर भी वो चीज नहीं देख सकता था कि वो खुशबू किस चीज से आ रही है, इसलिए उसे इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है था। दक्ष को चलते हुए ऐसा लग रहा था कि वो दो मुंह का कछुआ आपस में कुछ बात कर रहे हैं। आमतौर पर तो कछुआ धीरे ही चलते हैं, लेकिन ये वाला काफी तेज था। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद दक्ष को वो खुशबू और ज्यादा मदहोश करने वाली लगने लगती है। फाइनली दक्ष देखता है कि वो खुशबू किस चीज से आ रही है। जब दक्ष देखता है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुशबू एक फूल से आ रही थी। वो फूल हल्का नीले रंग में चमक रहा था और देखने में किसी बड़े फुटबॉल जैसा नजर आ रहा था जो धीरे धीरे खिल रहा था। वो कछुआ भी उस फूल के पास जाकर बैठ जाता है और उसको ही देखने लगा दक्ष एक पत्थर के पीछे बैठकर इंतजार करता है कि ये कछुआ आखिरकार कर क्या रहा है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ भी नजर नहीं आता। दक्ष को नजर तो नहीं आता, लेकिन उसे गड़गड़ाने की आवाज जरूर आने लगती है। वो आवाज गुफा के दूसरी तरफ से आ रही थी। उस आवाज को सुनने के बाद मानो वो कछुआ उसे तरफ गुस्से में देखने लगा हो। वहां से एक बड़ा सा सांप तेजी से आ रहा था। वो सांप हल्के भूरे रंग का था जिस पर काले धब्बे नजर आ रही थी। दक्ष जब उसको देखता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो काले धब्बे नहीं थे, बल्कि उसकी जगह उसे पर छोटे और नुकीले काले सींग नजर आ रहे थे। उस सांप के मुंह के आगे दो दांत बाहर निकले हुए थे जो उसको और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। वो सांप कुछ कुछ देर में अपनी जीभ को बाहर निकलता है और वापस अंदर कर लेता, और वो सांप किसी रेल से काम नहीं था। कहीं मैं किसी बड़े खतरे में तो नहीं आ गया। मुझे लगा था कि ये कछुआ मुझे बाहर निकालेगा, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे फंसा दिया। अब एक तरफ ये कछुआ है और दूसरी तरफ ये सांप है। अगर मैं इस पत्थर के पीछे नहीं छुपा होता तो अब तक इस सांप ने मुझे खा लिया होता। अब तो मैं फंस गया इस खुशबू के चक्कर में। मुझे इसका पीछा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये दोनों बीस्ट यहां पर कर क्या रही है, और ये इस पहाड़ पर आए तो आए कैसे? दक्ष उस पत्थर के पीछे बैठे बैठे सोचता है और उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखता रहता है। दक्ष को लगा था कि ये दोनों आपस में लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये दोनों उस फूल के देखने लगे। दक्ष फिर उस फूल को देखता है और सोचता है आखिरकार इस फूल में ऐसा भी क्या है जिसके लिए ये दोनों बड़े बीस्ट इंतजार कर रहे हैं। ये फूल तो उनके दांतों में ही अटक जाएगा, ये इतने बड़े जो हैं। धीरे धीरे वो खुशबू और भी ज्यादा हो रही थी। वैसे तो वो गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस जगह पर अभी दक्ष था वो किसी बड़े होल से काम नहीं थी जिसमें वो सांप और वो कछुआ आराम से आ गए थे, और फिर भी इतनी जगह बाकी थी कि कई जहाज खड़े किए जा सकते थे। दक्ष सोचता है अगर ये खुशबू ऐसे ही बढ़ती रही तो मेरा यहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। मुझे ये खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि मन कर रहा है इस फूल को अपने साथ ही ले जाऊं, लेकिन इन दोनों के होते हुए मैं इसको छू भी नहीं सकता। दक्ष जब ये सोच ही रहा था तभी उस फूल का एक पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। फिर एक और पत्ता, फिर उसके बाद एक पत्ता, और ऐसे ऐसे कर कर उस फूल के धीरे धीरे पत्ते टूटकर भाप बनने लगते थे। दक्ष अब और भी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार इस फूल को ऐसा भी क्या हो गया जिससे ये ऐसे टूटने लगा है। चलो टूटा तो कोई बात नहीं, पर भाप कैसे बन रहा है? दक्ष देखता है कि उस फूल के पत्ते टूटने पर उस कछुए के एक एक मुंह से पानी नीचे गिरने लगा है। क्या ये कछुआ इस फूल को खाने की सोच रहा है? अगर ये उस फूल को खाने की सोच रहा है तो वो उसको खा क्यों नहीं रहा?
अगर ये ज्यादा देर इंतजार करेगा तो ये फूल ऐसे ही टूटकर हवा में मिलता रहेगा, फिर इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, दक्ष सोचता है। उस फूल के काफी पत्ते नीचे गिर गए थे, लेकिन फिर भी उस पर काफी पत्ते नजर आ रहे थे। उस फूल के एक पत्ते के हटने पर दक्ष को उसके अंदर एक नीले रंग की गेंद नजर आती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा चमक आ रही थी, और इस गेंद के निकलने पर उस पूरी गुफा में एक ऐसी खुशबू फैल जाती है जो किसी को भी मदहोश करके रख दे। लेकिन वो गेंद अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी, इसलिए वो दोनों बीस्ट उसके पास नहीं जाती, बल्कि अब एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं, मानो वो एक दूसरे से ये बोल रहे हों कि यहां से चले जाओ। लेकिन उन दोनों में से वहां से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। दक्ष सोचता है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तो ये गुफा टूटकर गिर सकती है। अगर नहीं लड़ते हैं तो ये देखना मजेदार होगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर है, जो बिना लड़े ही जीत जाएगा। जब दक्ष सोचता है कि ये लड़ेंगे या नहीं, फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर दक्ष को विश्वास ही नहीं होता कि ये सच भी है। जब वो दोनों बीस्ट आपस में लड़ने ही वाले थे, इतने में वो दोनों बीस्ट लड़ना छोड़ के एक तरफ देखने लगते हैं। दक्ष हैरानी से उनको देखता है। अब इनको क्या हो गया, ये लड़ क्यों नहीं रहे हैं, और उस दीवार में ऐसा भी क्या है जो ये दोनों उस तरफ ऐसे देखने लगे हैं। दक्ष सोचता है और धीरे से एक दूसरे बड़े पत्थर के पीछे चला जाता है जो उन दोनों से दूर था। दक्ष उनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था, क्योंकि अगर उनकी लड़ाई भी हो तो भी उसको कुछ ना हो। उस गुफा में एक और आवाज आने लगती है, और इस बार ये किसी बीस्ट की नहीं बल्कि गुफा के टूटने की आ रही थी, और वो दोनों बीस्ट भी उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से आवाज आ रही थी, लेकिन उनके बीच में एक दीवार थी। दक्ष सोचता है, ये कैसी आवाज है? क्या कोई इस तरफ आ रहा है जिसकी वजह से गुफा ही टूट रही है? और ऐसा क्या आ रहा है जिससे ये दोनों बीस्ट ही डर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर गुरुदेव, निशिका, विक्की और राघव तक आ गए थे। आते ही उन्होंने दक्ष के बारे में पूछा। जब उनको पता चला कि अभी तक उनमें से किसी को भी दक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, तो वे निराश हो गए और उनके साथ उस तरफ जाने लगे जिस तरफ वो पहले जा रहे थे। गुरुदेव के आने के बाद अब उनमें से किसी को भी किसी भी चीज का खतरा नहीं था। अब उनके सामने वो चील भी आ जाए तब भी वो मिलकर उसको हरा सकते हैं। इसलिए अपनी पूरी हिम्मत लगाकर सभी उस तरफ जाने लगे। जैसे ही वो आगे जाते हैं तभी उनको उसी चील की आवाज आती है। उस चील की आवाज से उनको ये पता चल गया था कि वो कहाँ है। फिर सभी उस तरफ चले जाते हैं। उनको वो चील नजर भी आ जाती है। वो देखते हैं कि वो चील वहां की सबसे ऊंची पहाड़ के ऊपर गई है। नीचे से देखने पर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए गुरुदेव कहते हैं, मैं ऊपर जाकर देखता हूं कि दक्ष ऊपर है या नहीं। अगर दक्ष ऊपर हुआ तो मैं उसको अपने साथ ले आऊंगा। गुरुदेव की बात सुनकर राघव कहता है, गुरुदेव, मैं भी आपके साथ आ सकता हूं। मेरे पास भी उड़ने के लिए चिड़िया है जो मुझे ऊपर लेकर जा सकती है। फिर गुरुदेव हाँ मैं जवाब देते हैं और वो दोनों उस पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं। गुरुदेव के पास पंख थे जिसको देखकर राघव भी हैरान हो गया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि यहां सब जानते थे कि गुरुदेव कितने शक्तिशाली हैं और उनके पास ऐसे ऐसे हथियार है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो उस पहाड़ के ऊपर जाती है तब वो देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा घोंसला है जिसके अंदर उसी चील के 3 बच्चे हैं और वो चील भी वहीं पर बैठी हुई है, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी उनको दक्ष नजर नहीं आता। दक्ष को वहां ना दिखने की वजह से राघव निराश हो जाता है और फिर गुरुदेव राघव को लेकर वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद गुरुदेव सबको बताते हैं कि ऊपर उस चील का घोंसला तो है, लेकिन उसके अंदर दक्ष नहीं है। अब ऐसे में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, हम उस चील को मारकर दक्ष की मौत का बदला लें और दूसरा यहां से चले जाए। इतने में राघव कहता है, अगर हम उस चील को मारेंगे तब हमें उसके साथ साथ उसके 3 बच्चों को भी मारना होगा, नहीं तो वो बच्चे वैसे ही भूख के कारण मारे जाएंगे। अभी गुरुदेव निराश थे, इसलिए वो कहते हैं, चलो छोड़ो इस बात को, अभी हम वापस चलते हैं। हमें जो जानना था वो हमने पता कर लिया। दक्ष को उस चील ने खा लिया है और अब हम उस चील को मार भी देते हैं तब भी हमें दक्ष वापस नहीं मिलने वाला, इसलिए बिना लड़ाई के ही वापस जाना ठीक होगा। गुरुदेव की बात सुनकर निशिका कहती है, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव,
वो चील इतनी कमजोर भी नहीं है कि हम इतनी आसानी से उसको मार सके, इसलिए हमारा यहां से जाना ही ठीक होगा। हम बस अब दक्ष को एक अच्छे दोस्त के रूप में याद कर सकते हैं, जिसने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई, विक्की कहता है। और फिर वो राघव के गले लग जाता है, जिससे दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। उसके बाद गुरुदेव उन तीनों को लेकर वहां से वापस देव आश्रम की ओर जाने लगते हैं। जैसा उन सब ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनको लगा था कि वो दक्ष को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्हें दक्ष कहीं नहीं मिला और उनको बस ये पता चला कि उस चील ने दक्ष को खा लिया है। देव आश्रम आने के बाद जब बाकी की टीम को पता चला कि दक्ष के साथ क्या हुआ है, तब उस टीम का वो आदमी खुश होता है जिसने पहले ही ये बताया था कि दक्ष मर चुका होगा। उस आदमी का नाम राजेश गोयंका था और वो निशिका के पास जाकर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो अब तक मर चुका होगा, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मानते तो तुम्हें इतने दिन बाहर घूमने नहीं पड़ता। निशिका उस आदमी को घूर कर देखती है और फिर वो चुप हो जाता है। उसके बाद निशिका वहां से चली जाती है और राजेश गोयंका वहीं पर खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है। वही गुफा के अंदर वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई थी और एक झटके के साथ वो दीवार टूट गई, जिसको वो दोनों बीस्ट देख रहे थे। जब दक्ष ने देखा कि वो दीवार कैसे टूटी है, तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो दीवार जिसने तोड़ी थी वो कोई आम बीस्ट नहीं था, बल्कि एक ड्रैगन था, जो देखने में उन दोनों से भी 2 गुने साइज का था। वो काले रंग का ड्रैगन, जिसके बड़े बड़े नुकीले पंजे थे, देखने से ऐसा लग रहा था कि चलते हुए पत्थर को चीर देंगे, और ऐसा सच भी था। वो जहां भी कदम रख रहा था वो जगह खत्म होती जा रही थी। उस ड्रैगन को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट अब आपस में लड़ने की बजाय उस ड्रैगन पर आंखें लगाकर देखने लगे। दक्ष सोचता है कि क्या अब ये दोनों मिलकर इस काले ड्रैगन को मारेंगे, और ऐसा भी क्या है इस फूल में जिसके लिए ये सभी आपस में लड़ने के लिए तैयार है। जैसा इस ड्रैगन का साइज है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मिलकर भी उसकी हरा सकते हैं। मुझे इसको देखकर तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले ड्रैगन की याद आने लगी है। जैसे उसमें वो काला ड्रैगन था, वैसा ही ये नजर आ रहा है। इतने बड़े ड्रैगन के अचानक से आने की वजह से दक्ष हैरान तो था, लेकिन अब वो इस बात से खुश था कि इन तीनों में से कोई एक ही बचेगा और उसको एक बड़ी और खतरनाक लड़ाई देखने को मिलेगी। वो ड्रैगन आते ही उन दोनों बीस्ट को देखता है और फिर अपनी नजर उस फूल की ओर कर देता है, जिसके अब कुछ ही पत्ते उसके ऊपर बचे हुए थे। फिर वो ड्रैगन उस फूल की तरफ जाने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों बीस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसके साथ ड्रैगन की ओर जाने लगते हैं। लेकिन ड्रैगन उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता और फूलों के पास जाता रहता है। जैसे ही ड्रैगन फूल से कुछ दूर होता है, तभी वो कछुआ जैसा बीस्ट अपने दोनों मुंह से उस ड्रैगन के एक पख को पकड़ लेता है, जिससे ड्रैगन के पंखों से खून आने लगता है। लेकिन फिर भी वो ड्रैगन रुकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो सांप भी ड्रैगन के दूसरे पंख को काट लेता है, जिसकी वजह से ड्रैगन उन दोनों को देखने लगता है और एक लंबी सांस छोड़ता है, जिसके कारण कुछ ऐसा होता है जिस पर दक्ष को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन ने अपनी सांस के साथ एक आग फायर की थी, जो उस कछुए को दूर करने के लिए काफी थी। वो कछुआ पीछे तो हो गया था, लेकिन उसके मोटे पत्थर पर कोई असर नहीं आया था। वो आग उसकी शैल को जरा भी तोड़ नहीं पाई थी। और फिर वो ड्रैगन फूल को देखना बंद कर देता है और उस कछुए और सांप से लड़ने के लिए आ जाता है। वो सांप उस ड्रैगन पर जितने हो सके उतने वार करता है, लेकिन मामूली खर्चों के अलावा ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन उस सांप के जहर की वजह से ड्रैगन की स्पीड जरूर धीरे हो जाती है। ऐसी लग रहा था कि वो ड्रैगन किसी तरह की नशे में हो। वहीं दूसरी ओर उस कछुए के काटने पर ड्रैगन काफी ज्यादा घायल हो रहा था। ऐसे तो ये लड़ाई बिल्कुल गलत है। एक के ऊपर 2 लड़ रहे हैं, ऐसे तो ये ड्रैगन मर जाएगा। इनको ठीक से लड़ना नहीं आता क्या? एक एक करके लड़ो, तब पता चलेगा कि इनमें से बहादुर कौन है। दक्ष उसी पत्थर के पीछे बैठकर उनको देखते हुए धीरे से कहता है। उन तीनों की लड़ाई धीरे धीरे काफी बड़ी होती जा रही थी। वो ड्रैगन एक साथ उन दोनों को मरने के लिए उन पर एक बहुत बड़ी आग छोड़ता है, जिस आग की वजह से वो पूरी गुफा गर्म हो जाती है और दक्ष को भी उस गुफा में पसीने आने शुरू हो जाते हैं। उस आग के कारण वो सांप काफी हद तक जल जाता है, लेकिन वो कछुआ जलने से बचने के लिए
अपनी शैल में चला जाता है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा कुछ नहीं होता। ये कितना बुरा है यार। अगर ये ड्रैगन ऐसे ही आग छोड़ता रहा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। पल पल इस गुफा का तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन तीनों से पहले मैं ही मर जाऊंगा। पता नहीं उनकी ये लड़ाई कब खत्म होगी। वो तीनों लगभग 1 घंटे से लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी नहीं जीता था। दक्ष को एक मिनट घंटे के बराबर लगने लगती है। मुझे यहां से जाना होगा। पता नहीं इनकी ये वर्ल्ड वॉर 3 कब खत्म होगी। दक्ष ने वहां से जाने का तो सोच लिया था, लेकिन जब वो जाने लगा तो वो ड्रैगन उस गुफा के गेट से टकरा जाता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर टूटकर उस गुफा के गेट को बंद कर देते हैं। वो ड्रैगन वहां पर रुकता नहीं और वापस उन दोनों बीस्ट की ओर चला जाता है। गुफा के गेट को ऐसे बंद होता हुआ देख दक्ष गुस्से में खुद पर चिल्लाता है, पता नहीं मैं यहां आया ही क्यों इस कछुए के चक्कर में। मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। अब मेरा बिल्कुल भी मन इस लड़ाई को देखने का नहीं है, क्योंकि इतनी देर से ये लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई मर ही नहीं रहा है। जब एक बार फिर दक्ष उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। वो सांप काफी हद तक जलने की वजह से मरने की हालत में हो गया था और उसके बाद उस ड्रैगन ने बिना कुछ सोच अपने पंजों से उसे फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उस सांप ने मरने से पहले उस ड्रैगन को लपेट लिया और अपने नुकीले स्पाइक्स ड्रैगन की चंडी में घुसा दिए, जिससे ड्रैगन की दर्द भरी आवाज निकल गई। ड्रैगन ने सांप को अपने से दूर तो कर दिया, लेकिन अभी भी उसके स्पाइक्स अंदर रह गए थे। दक्ष अंदाजा भी नहीं लग सकता कि उस सांप ने मरने से पहले अपना कितना जहर ड्रैगन के अंदर छोड़ दिया है, जिससे ड्रैगन कमजोर होता जा रहा है। सांप के मरने के बाद कछुआ बाहर आता है और ड्रैगन की हालत देखकर उस पर हमला करने के लिए आगे चला जाता है। अब इनमें से सांप तो मर गया, ड्रैगन की हालत काफी हद तक खराब हो गई है जहर के कारण, लेकिन अभी तक कछुए को कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी शैल काफी मजबूत है, इसलिए वो बिना रुके ड्रैगन पर हमला कर रहा है और ड्रैगन चाहकर भी उस पर हावी नहीं हो पा रहा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इन तीनों में से ड्रैगन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन ये कछुआ काफी इंटेलिजेंट है, इसलिए ये अपने कवच का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। अगर ड्रैगन को जहर नहीं दिया होता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन कछुए को हरा भी सकता है। दक्ष उनको देखकर सोचता है। वो कछुआ काफी तेज था, लेकिन ड्रैगन उससे भी ज्यादा तेज था। बस अभी उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, इसलिए जहर के कारण उसकी हालत खराब होती जा रही थी और वो कछुआ इसी बात का फायदा उठाने के लिए उस पर हमला करता है और अपनी तेज और पावरफुल जबड़े से उसको काटने की कोशिश करता है। लेकिन कछुए से एक गलती हो जाती है, वो ड्रैगन को कमजोर समझा लेता है। जैसे वो कछुआ उसको काटने के लिए आगे जाता है, इतने में वो ड्रैगन कछुए की तरफ देखता है और अपना पूरा मुंह खोलकर उस कछुए का एक सर पकड़ लेता है और उसको काटने के लिए हिलने लगता है। कुछ झटका भी मरता है उसकी गर्दन तोड़ने के लिए, जिससे उस कछुए की एक गार्डन से खून आने लगता है। जब दूसरा सर पहले वाले की हालत देखता है तो वो ड्रैगन की गर्दन को दबोच लेता है, लेकिन कछुआ कुछ भी कर ले, ड्रैगन कछुए की गर्दन नहीं छोड़ने वाला था। दोनों की गर्दन से खून आने लगा था। हालांकि ड्रैगन का खून इतना नहीं आ रहा था जितना उस कछुए का आ रहा था, और एक झटका और ड्रैगन का और उसे कछुए का एक सर ड्रैगन के मुंह में आ जाता है और उस 2 मुंह के कछुए का अब एक ही सर बचता है, जिसने अभी भी ड्रैगन की गर्दन को पकड़े हुए था और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको काटने की कोशिश कर रहा है। उसकी गर्दन तोड़ने के बाद ड्रैगन अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करता है और उसे छूटने के लिए अपने निकले पंजे उसकी तरफ करता है, लेकिन वो पंजे कछुए की शैल पर स्क्रैच के अलावा कोई और काम नहीं करते। वो था ही इतना मजबूत और वो कछुआ ड्रैगन की गर्दन को अपनी पूरी की जान लगाकर काटता रहता है। ड्रैगन चाहकर भी अपनी गर्दन को जुड़ा नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर वो कछुआ अपनी पूरी जान लगाकर अपनी गर्दन खींच लेता है, जिससे ड्रैगन की आधी गर्दन कट जाती है और ड्रैगन का काला और हल्का लाल खून नीचे गिरने लगता है। ड्रैगन अपनी पूरी जान लगाकर आग छोड़ता है। वो आग इतनी भयंकर कि कछुए को अपनी गर्दन अंदर करने का मौका ही नहीं मिलता और वो काफी ज्यादा झुलस जाता है। आग का असर दूर बैठे दक्ष तक होता है और वो भी थोड़ा बहुत जल जाता है, लेकिन वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पाता। वो ड्रैगन इतना ज्यादा घायल था कि उसकी आग उसके मुंह के अलावा
उसकी गर्दन से भी निकलने लगी थी, जो उसी को नुकसान पहुंच रही थी। लेकिन फिर भी ड्रैगन रुकने को तैयार नहीं था और कछुए पर अपनी सारी आग छोड़ने को तैयार था। दक्ष पत्थर के पीछे पूरी तरह छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी उस आग का असर कम नहीं हो रहा था। ये पागल हो गया है क्या? ऐसा मौत का मंजर मैंने कभी नहीं देखा। ये कछुए के साथ खुद को भी मार लेगा और शायद मुझे भी। मैंने आज तक ऐसा बीस्ट नहीं देखा और ना ही उसके बारे में किसी किताब में पढ़ा है, दक्ष बोलता है। दक्ष की ऊपर उठकर उन दोनों की लड़ाई देखने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आग दक्ष के पत्थर तक आ रही थी जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। दक्ष जिस पत्थर के पीछे था वो तो आग की वजह से पहले ही टूट गया था। अगर दक्ष मौका देखकर पहले ही इस बड़े पत्थर के पीछे नहीं आता तो अब तक तो मर चुका होता। लेकिन अब भी दक्ष जिस पत्थर के पीछे था उस पर भी दरार आनी शुरू हो गई थी और अब तो वो दूसरे पत्थर पर भी नहीं जा सकता था। जब दक्ष ने पत्थर पर आती हुई दरार को देखा तो खुद पर चिल्लाते हुए कहा, मैं यहां आया ही क्यों? इससे अच्छा होता कि मैं कछुए से दूसरी तरफ जाता तो अब मेरी ऐसी हालत तो नहीं होती। जब दक्ष ये सब सोच ही रहा था तभी ड्रैगन ने आग छोड़नी बंद कर दी। आग के बंद होने के बाद दक्ष को भी उस तरफ देखने का मौका मिल गया। जब दक्ष ने देखा कि वहां पर क्या हुआ है तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। उस कछुए की शैल जो पूरी तरह से मजबूत थी वो टूट गई थी और वो कछुआ अब नीचे गिरकर मरने की हालत में आ गया था और ड्रैगन की इतनी आग छोड़ने की वजह से उसकी गर्दन का घाव और भी गहरा हो गया था, जिसे ड्रैगन अपनी गर्दन नीचे रख देता है और अपने सामने पड़े कछुए को देखता रहता है। वो कछुआ अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था। वो दोनों अपनी ऊर्जा को वापस इकट्ठा कर रहे थे ताकि फिर से लड़ सके, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि उनको ठीक होने में कितना समय लगेगा। लेकिन जब दक्ष की नजर दूसरी तरफ गई तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया। इतनी आग के बाद भी उस फूल को कुछ नहीं हुआ था और अब उस फूल के सारे पत्ते टूटकर भाप बनकर उड़ गए थे और अब वहां पर एक नीला चमकीला फल आ गया था जो देखने में किसी गेंद के जैसा था और जिस पर गहरी लाइन बनी हुई थी। तो ये सब इस एक फल के लिए हो रहा है जिसके लिए सांप ने अपनी जान दे दी और अब ये कछुआ और ड्रैगन भी एक दूसरे को मरने के लिए अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं। जो पहले अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर लेगा वो अपने सामने वाले को मार देगा और उस ये इनाम के रूप में ये फल मिलेगा। लेकिन ऐसा है क्या इस फल में जिसके लिए ये जान देने को भी तैयार है एक बार के लिए? तो दक्ष के मन में उस फल को खुद खाने की इच्छा होने लगी, लेकिन तुरंत ही उसने अपना ये विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। पहले तो उसे ये नहीं पता था कि ये फल उसके लिए ठीक है भी या नहीं, और दूसरा अगर वो उस फल को हासिल कर भी ले तब भी वह इस गुफा से बाहर कैसे निकलेगा, और तीसरी और सबसे खतरनाक वो फल उन दोनों के काफी ज्यादा पास है। अगर मैं उस फल को लेने की कोशिश करूंगा तो उन दोनों में से कोई ना कोई मुझ पर हमला जरूर करेगा, चाहे उनके पास कितनी भी ताकत बची हो। वो इस फल को अपने हाथ से ऐसे ही किसी और कोई पास नहीं जाने देगा। अब बस दक्ष के पास इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि कब उन दोनों में से कोई खड़ा हो और अपने सामने वाले को मार दे। दक्ष ने यहां से बाहर निकालने के लिए यह सोचा था कि इन दोनों में से जो भी बचेगा, जब वो इस गुफा से बाहर निकलेगा तब वो भी उनके पीछे पीछे इस गुफा से बाहर चला जाएगा। लेकिन इस काम में कितना समय लगेगा उसे ये नहीं पता था, और ना ही उसके पास यहाँ पर रुकने के लिए खाना और पानी था। इसलिए दक्ष को जल्दी ही यहाँ से निकलने के बारे में सोचना था। जब उस ड्रैगन की नजर उस फल पर पड़ती है तब वो उस कछुए को छोड़कर उस फल की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो उस फल की ओर बढ़ता है तभी उस ड्रैगन की चीख निकल जाती है, क्योंकि उस कछुए ने एक बार फिर ड्रैगन की गर्दन को पकड़ दिया था। दक्ष ये सब कुछ देख रहा था। दक्ष कहता है ये कितना चालाक है, ये बस इंतजार कर रहा था कि कब ड्रैगन दूसरी तरफ देख और ये हमला कर दे। एक बार फिर वो कछुआ ड्रैगन की गर्दन को काटने में कामयाब हो जाता है। अब ड्रैगन की गर्दन आधी से ज्यादा कटी हुई नजर आ रही थी। गर्दन के छूटते ही वो ड्रैगन एक पल का भी मौका उस कछुए को नहीं देता और तुरंत ही उस कछुए की गर्दन को पकड़कर फाड़ देता है, और उसी के साथ उस कछुए की दोनों गार्डन कट जाती है, जिससे वो कछुआ तुरंत ही मर जाता है।
दक्ष उस ड्रैगन की ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने अकेले ही उन दोनों को हरा दिया जो लगभग उसी की ताकत के थे। लेकिन इन सब में ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अब ड्रैगन इस फल को अभी नहीं खा रहा था और अब वो आराम से लेटकर अपने आप के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। अब सभी के मरने के बाद ड्रैगन को इस बात का खतरा नहीं था कि कोई उसके फल को खा लेगा, लेकिन अभी भी ड्रैगन में इतनी हिम्मत थी कि वो एक बार फिर से लड़ाई कर सके, इसलिए ड्रैगन उस फल की ओर सर करके बैठ हुआ था। गर्दन को नीचे रखने के बाद भी उस ड्रैगन की गर्दन से उसका खून बाहर आ रहा था। सांप के जहर की वजह से ड्रैगन काफी हद तक नशे में लग रहा था और कछुए की लड़ाई से वो काफी थक गया था और अब उसको आराम की जरूरत थी और वो अभी वही कर रहा था। दक्ष उस ड्रैगन को इतना घायल देखकर सोचता है कि अगर मैं ड्रैगन पर वार करूं तो क्या मैं इसको मार सकता हूं या नहीं। अगर मैंने इसको मार दिया तो मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे इस ड्रैगन के साथ साथ कछुए और सांप के क्रिस्टल भी हासिल हो जाएंगे और क्या पता ये फल भी मुझे मिल जाए। दक्ष घायल ड्रैगन को देखकर उस पर हमला करने की सोच तो लेता है, लेकिन उसे अभी तक इतना विश्वास नहीं था कि वो उसको मार सकता है या नहीं। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो मुझे ऐसा मौका अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। मेरे पास एक मौका है, क्योंकि मेरे पास एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर मौजूद है जो हो सकता है इस ड्रैगन को मार दे। अगर वो खंजर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये पक्का होगा कि मैं मर जाऊंगा, और वैसे भी मैं इसको नहीं मारूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और फिर मुझे वैसे ही कमजोर के जैसे जीना होगा जैसा मैं पहले जीत आया हूं। इसलिए मुझे हिम्मत करके इस पर अपना वार करना होगा। दक्ष उस पत्थर के पीछे से उस ड्रैगन को देखते हुए सोचता है। ड्रैगन की आंखें इस समय बंद थीं और वो अपने घाव को ठीक होने का पूरा समय दे रहा था और दक्ष के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा, ये वो जानता था। इसी बात का फायदा उठाकर दक्ष धीरे धीरे आगे जाता रहता है। दक्ष उस ड्रैगन के सबसे पास वाले पत्थर के पीछे चला जाता है और अपना डेविल खंजर बुला लेता है। दक्ष ने वीआर गेम में काफी मेहनत की थी और अब वो काफी हद तक खंजर चलाने में माहिर हो गया था, लेकिन दक्ष ने खंजर चलाने के साथ साथ निशाना लगाना भी सीखा था और अभी वो दूर से ही उस ड्रैगन पर वार करना चाहता था। इस ड्रैगन की गर्दन काफी ज्यादा घायल हो गई है। अगर मेरा ठीक से निशाना लगा तो इसकी गर्दन पर और गहरा घाव हो जाएगा, जिसके बाद इसका बचाना मुश्किल हो सकता है। मुझे उस ड्रैगन के दोनों घाव के बीच में अपना खंजर मारना होगा, तभी वो ड्रैगन मर सकता है। अगर मेरा खंजर गलत लगा तो वो ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं मरेगा, दक्ष सोचता है और उस ड्रैगन की तरफ अपना खंजर घूमने लगता है और फिर एक झटके में अपने हाथ से वो खंजर ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। शायद आज दक्ष की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, इसलिए उसने जैसा सोचा था वैसा हो गया। वो खंजर सीधा ड्रैगन की गर्दन पर लगा और उसके बाद जो हुआ, दक्ष को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो खंजर लगते ही गायब हो गया, लेकिन उस खंजर ने ड्रैगन की गर्दन को काफी काट दिया। अब उसकी गर्दन ऐसी लग रही थी कि मानो एक पतले से तार बंधी हुई हो। खंजर लगने की वजह से ड्रैगन चिल्लाता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज के साथ वो अपनी आग नहीं छोड़ता और अपनी गर्दन को बिना हिलाए आवाज निकालता रहता है। अब दक्ष को यह डर था कि अगर उस खंजर के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ या वो बच गया तो वो उसके हाथों मारा जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास एक छोटा सा भी हथियार नहीं है। निशिका की दी हुई तलवार भी पता नहीं उससे कहां गिर गई। लेकिन फिर दक्ष को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिससे वो खुशी से कूदने लगता है। वो आवाज उसके सिस्टम की थी जो उसको बताती है कि क्या हुआ है। सिस्टम की आवाज कहती है, फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन बीस्ट मर गया, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसके क्रिस्टल को प्राप्त करें। अभी तक दक्ष को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो सच में हो गया। अब उसे इंतजार नहीं हो रहा था उस ड्रैगन की क्रिस्टल को हासिल करके ये पता करने का भी उसे आखिरकार क्या मिलता है। इसलिए दक्ष जल्दी से उसके पास जाता है और उसके दिल के पास चीरने की कोशिश करता है, लेकिन उस ड्रैगन की चमड़ी इतनी सख्त थी कि बिना हथियार के उसे काटना असंभव था और दक्ष इस गुफा में किसी से भी हथियार नहीं ले सकता था। अगर इस गुफा में दक्ष के अलावा कोई आ जाता है तो वो जरूर दक्ष को मारकर इन क्रिस्टल को प्राप्त करने की कोशिश करेगा।
जहां एक तरफ दक्ष उन क्रिस्टल को निकालने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक ग्रह पर एक आधा इंसान और आधा जानवर, जिसके दोनों कंधे पर दो दो स्पाइक्स निकले हुए थे, वो तेजी से एक बड़े कमरे में जाता है जहां पर एक बड़े सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो उसके पास जाकर उससे कहता है, वो दोनों देवग्रह पर आ गए हैं, जिसको सुनकर सिंहासन पर बैठे आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो आदमी आगे कहता है, महामहिमा काल, हमने पता किया है कि उन दोनों को कहां पर रखा गया है। मुझे जल्दी बताओ, मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताओ, वो दोनों कौन कौन हैं? काल एक शांत आवाज में उस आदमी से कहता है, महामहिम, वो दोनों कुछ समय पहले ही देवग्रह पर आए हैं। एक का नाम दक्ष है और दूसरे का वीर। ये बताने के बाद वो आदमी एक पल के लिए रुकता है और फिर कहता है, एक बुरी खबर भी है। उन दोनों में से एक, जिसका नाम दक्ष था, वो एक मिशन पर मारा गया। ये सुनते ही काल की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं और फिर काल अपनी शांत आवाज में कहता है, तो शिकारी खुद शिकार बन गया, और ऐसा होता भी क्यों ना वो बुढ़ा जो उनके पास है। चलो, ये भी अच्छा है। मैं उन दोनों में से एक को ही आसानी से अपने पास ला सकता था, और अब जब एक खुद मर गया है तो मेरे लिए उस बचे हुए एक को अपने पास लाना और उसे अपने जैसा बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं उसको इतना बुरा बना दूंगा कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो वही करेगा जो मैं उसे करने को कहूंगा, वो बनेगा मेरा चलता फिरता मौत का सामान, जो अपने सामने आने वाले हर किसी को मार देगा। अभी वो छोटा है, इसलिए उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, लेकिन मैं उसको उसकी असली ताकत दिखाऊंगा। उसे ऐसा बनाऊंगा कि वो मुझे दुनिया जीतने में मदद करेगा। काल उस आदमी से कहता है और हंसने लगता है। फिर काल उस आदमी से कहता है, मैं देवग्रह जा रहा हूं, वहां हमारे जो भी आदमी हैं उनको ये बता दो और उनसे कहना कि वीर के बारे में जितनी वो खबर निकल सकते हैं वो निकल ले, मुझे उसके बारे में हर एक बात जाननी है। वो आदमी हाँ मैं जवाब देता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद काल हंसते हुए कहता है, वो बुढ़ा अपने आप को देवगुरु कहता है और अपने आप को चालाक समझता है। जो उसने मेरे साथ किया उसका बदल मैं उससे लूंगा। मैं उसी के सबसे बड़े हथियार को उसी पर चलाऊंगा, फिर मैं देखता हूं वो कैसे बचता है। गुफा के अंदर दक्ष ने ड्रैगन को चीर के उसके क्रिस्टल को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उस पर जरा भी खरोच नहीं मार पाया। उस गुफा के अंदर का तापमान ज्यादा था, इसलिए दक्ष को पसीने आने लगे, लेकिन दक्ष ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे चिढ़ने की। दक्ष ने अपने हाथ में एक नुकीला छोटा पत्थर पकड़ रखा था जिससे वो उसको चीर सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब करना बेकार है, मुझे कुछ और सोचना होगा। इन पत्थरों से मुझे इसका क्रिस्टल नहीं मिलेगा। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसको आसानी से चीर सके, लेकिन वो क्या हो सकती है? दक्ष इधर उधर देखता है तो उसे उस कछुए की शैल पर खरोच के निशान नजर आते हैं। इसके बाद दक्ष मरे हुए ड्रैगन के पंजे को देखा है जो काफी मजबूत नजर आ रहा था। फिर दक्ष सोचता है, मुझे इसके पंजे से पहले दूसरे बीस्ट के क्रिस्टल को निकाला चाहिए, फिर क्या पता उससे कोई अच्छा इनाम ही मिल जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि पहले उन दोनों में से किसका क्रिस्टल निकल जाए। पहले दक्ष सांप की तरफ देखा है, फिर सोचता है ये सांप जहरीला था। इसने इतने बड़े ड्रैगन को ही कितना जहर दे दिया। अगर मैं इसको छूता हूं और मुझे जरा भी इसके नुकीले कांटों से लग गई तो मेरा बचना यहां मुश्किल होगा, इसलिए मुझे इस कछुए से शुरुआत करनी चाहिए। इसकी शैल पहले ही टूटी हुई है, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सोचने के बाद दक्ष उस ड्रैगन के पंजे को उठाता है और उसी के पास में पड़े कछुए की शैल पर मरने लगता है। कुछ बार मरते ही कछुए की शैल एक जगह से टूट जाती है और फिर धीरे धीरे करके दक्ष उसको चीरने लगता है। दक्ष ये पहली बार कर रहा था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इसके अलावा दक्ष के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ ही देर में उस कछुए के अंदर से एक काला गोल क्रिस्टल दक्ष के हाथ में आ जाता है, जिसको देखकर दक्ष की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर दक्ष उस क्रिस्टल को लेकर एक खुली जगह पर जाता है और आराम से बैठकर उसे तोड़ देता है। जैसे ही दक्ष उसको तोड़ता है, दक्ष को अपने सिस्टम की आवाज आती है, आपको लेवल 5 डेविल ब्लड कछुए का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। आपको इसके अंदर से एक लेवल 5 डेविल ब्लड कवच प्राप्त हुआ है। जब दक्ष ये सुनता है कि उसे एक कवच मिला है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता।
फिर दक्ष तुरंत ही अपने कवच को अपने ऊपर बुला लेता है और देखते ही देखते दक्ष का पूरा शरीर एक काले और हल्के लाल कवच में ढक जाता है। इसमें बस है दक्ष की आंखों के अलावा बाकी का सारा हिस्सा कवच से ढका हुआ था। जब दक्ष उस टूटे हुए क्रिस्टल को देखता है तो उसे उसमें छोटी काली 8 गोलियां नजर आती है, जिसको देखते ही दक्ष समझ आता है कि ये क्या काम आती है। और फिर तुरंत ही दक्ष उन गोलियों को उठाता है और एक एक करके उनको खानी शुरू कर देता है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है, आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। दक्ष की स्क्रीन पर ये 8 बार नोटिफिकेशन आती है। इसके बाद दक्ष को अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है। अब दक्ष से रहा नहीं जाता दूसरे क्रिस्टल को देखने के लिए। फिर दक्ष अपने नए मिले कवच के साथ उस सांप की ओर जाने लगता है। सांप के पास जाते ही दक्ष ड्रैगन के पंजे को उठाता है और उसको चीरना शुरू कर देता है। अब दक्ष को उस सांप के जहर का कोई डर नहीं था, फिर भी दक्ष बचाव के साथ उसे चीरता है और कुछ ही देर में एक भूरे रंग का क्रिस्टल दक्ष के हाथ में आ जाता है। इसके बाद दक्ष उस क्रिस्टल को वहीं पर लेकर जाता है जहां पर उसने कछुए के क्रिस्टल को तोड़ा था। जब दक्ष सांप के क्रिस्टल को तोड़ता है तो उसे अपने सिस्टम की आवाज एक बार फिर आती है। आपको एक लेवल 5 डेविल ब्लड किंग स्नेक का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। आपको इसके अंदर से एक लेवल 5 डेविल ब्लड तलवार हासिल हुई है। इस बार तो दक्ष की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि कवच के बाद उसे एक हथियार भी मिल गया था। ये देखने के लिए कि वो तलवार कैसी दिखती है, दक्ष उसे अपने हाथ में बुला लेता है। जैसे ही दक्ष उसे बुलाता है तो दक्ष के हाथ में एक लंबी तलवार आ जाती है। वो तलवार काफी हल्की थी और दक्ष को उसे चलाने में काफी आसानी भी हो रही थी। दक्ष फिर क्रिस्टल में देखता है तो उसमें इस बार 7 गोलियां नजर आती हैं। फिर दक्ष उनको उठाता है और एक एक करके खानी शुरू कर देता है और उसी के साथ सिस्टम की भी आवाज आनी शुरू हो जाती है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। दक्ष को यह आवाज 7 बार लगातार आती है, जिससे दक्ष की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर दक्ष अपनी नई मिली तलवार की ताकत को देखना चाहता था, इसलिए अब इस बार ड्रैगन को उसके पंजे से नहीं बल्कि अपनी तलवार से चीरना शुरू कर देता है। दक्ष को महसूस हो रहा था कि यह तलवार काफी अच्छी है और इसकी धार भी काफी ज्यादा तेज है, जो ड्रैगन की चमड़ी को आराम से काट रही है। दक्ष इस काम में कोई जल्दी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आराम से ड्रैगन के क्रिस्टल को निकलता है और वापस वहीं खुली जगह पर जाकर बैठ जाता है। दक्ष सोच रहा था, मुझे कवच भी मिल गया और एक हथियार भी, अब पता नहीं इस वाले क्रिस्टल में मुझे क्या मिलेगा। फिर दक्ष से रहा नहीं जाता और वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। हर बार की तरह दक्ष के हाथ का निशान चमकता है और उसे अपने सिस्टम की आवाज आती है। आपको एक फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही दक्ष हैरान हो जाता है और अपनी स्क्रीन को देखने लगता है, क्योंकि दक्ष ने इतना ही सुना था कि लेवल 5 तक के बीस्ट मौजूद है, लेकिन अभी दक्ष को जो मिला था वो शायद 5 से भी ऊपर का कोई था। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर उनको इस बारे में पता होता तो वो अपनी किताब में जरूर लिखते। लगता है इस ग्रह पर मैं पहले इंसान हूं जिसने एक ऐसे बीस्ट को मारा है जो लेवल 5 से भी ऊपर का है, इसीलिए ये अकेला ही 2 बीस्ट को हराने में सक्षम था। फिर दक्ष क्रिस्टल को देखता है तो उसमें 10 गोलियां मिलती हैं। दक्ष ये देखने के लिए कि ये गोलियां क्या काम करती है, उनको खानी शुरू कर देता है और इसी के साथ दक्ष के सिस्टम में आवाज आनी शुरू हो जाती है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट प्राप्त हुआ है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट प्राप्त हुआ है। दक्ष को ये आवाज 10 बार आती है। इसके बाद दक्ष अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। दक्ष को ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियां काफी मजबूत हो गई हैं और वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। कुछ देर आगे अपनी ताकत को देखने के बाद फिर उसे याद आता है, मैं तो भूल ही गया, मुझे इस फाइनल लेवल क्रिस्टल से कोई और भी इनाम मिला था। मुझे वो भी देखना चाहिए कि वो क्या है। मैंने अपनी हैरानी में ये तो देखा ही नहीं कि मुझे क्या मिला था, कोई हथियार या कवच या और कुछ। चलो देखते हैं कि मुझे इस बार इस फाइनल लेवल क्रिस्टल से क्या मिला है। फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन क्रिस्टल खोला गया है। आपको इससे एक फाइनल लेवल स्पेशल ड्रैगन मिलता है। ये सुनने के बाद दक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो
या फिर हैरान दक्ष अपने नए मिले इनाम को देखने के लिए उसे बुलाता है और देखते ही देखते दक्ष के हाथ की हथेली पर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा आ जाता है, जो देखने में उसी बड़े ड्रैगन के जैसा था जो काले रंग का था। इस ड्रैगन के छोटे छोटे पंख थे और यह केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, जो देखने में काफी प्यार नजर आ रहा था। अब ये कैसा मजाक है मेरे साथ, एक फाइनल लेवल के क्रिस्टल से मुझे ये छोटा सा बच्चा मिला है। चलो कोई बात नहीं, बच्चा मिला तो भी, लेकिन इतना छोटा ये किसी पर हमला क्या करेगा? यहाँ की मक्खियां भी इससे बड़ी होगी। पता नहीं अब इस ड्रैगन के बच्चे को बड़ा होने में कितना समय लगेगा, और ये बड़े भी कैसे होते हैं ये भी तो मुझे नहीं पता। दक्ष उस बच्चे को देखते हुए सोचता है। वो बच्चा दक्ष की हथेली पर बैठा दक्ष को देखता रहता है और फिर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंखों को खोलता है और उड़ाने की कोशिश करता है, और फिर वो उड़ता हुआ दक्ष के सर के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगने लगता है और फिर दक्ष के कंधे पर बैठ जाता है और सामने देखने लगता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको वो जगह पसंद आ गई है और वो उसे ही अपना घर बनाने की सोच रहा है। अब ये क्या बात हुई? मैंने तो सुना था ऐसी सोल से हम उनकी सवारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो ये मेरी सवारी करेगा। जब दक्ष ने उस ड्रैगन के बच्चे को ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि वो बच्चा सामने की ओर देख रहा है, जहां पर वो बड़ा ड्रैगन और कछुए और सांप की बॉडी पड़ी हुई थी। दक्ष को समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है, इसलिए दक्ष उससे कहते हैं, जाओ खुद पास जाकर देख लो। उस ड्रैगन ने इतना सुनते ही दक्ष के कंधे से उड़कर कछुए की ओर जाना शुरू कर दिया। दक्ष कहता है, मेरी बात तो पूरी होने देता, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता और कछुए के पास जाकर उसे खाने लगता है। वो अपने छोटे से मुंह से इतनी जल्दी खा रहा था जैसे वो कोई मशीन हो। अरे आराम से खा, ये सब तेरे लिए ही है, तू चाहे तो तीनों को खा ले, क्योंकि वैसे भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं इनको नहीं खा सकता, तू सुन भी रहा है मेरी बात, मैं तेरा मालिक हूं, थोड़ी तो बात मान। दक्ष उस बच्चे को घूर कर देखते हुए कहता है, लेकिन वो बच्चा दक्ष की एक बात नहीं मानता और जल्दी जल्दी उस कछुए को खाता रहता है। अरे तू बस 5 इंच का है, उतना ही खा जितना तू खा सकता है, तू तो अपने साइज से भी ज्यादा खा रहा है, ऐसे तो तू फट जाएगा। दक्ष उस बच्चे को रोकने के लिए कहता है, मुझे इसका कोई नाम रखना चाहिए, मैं कब तक इसको तू तू करके बोलेगा? अब जैसा भी हो, अब ये मेरे साथ ही रहेगा और मुझे नहीं पता मैं इस गुफा में कब तक रहने वाला हूं, तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरा स्पेशल दोस्त है जिससे मैं कुछ तो बात कर सकता हूं। यहां अकेले रहने से तो अच्छा ही है, और अब मैं अपने इस नए दोस्त का नाम क्या रखूं? दक्ष एक पत्थर के पास बैठते हुए सोचता है। दक्ष ने आज से पहले किसी का भी नाम नहीं रखा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस ड्रैगन के बच्चे का वो क्या नाम रख सकता है। काफी देर सोचने के बाद दक्ष एक नाम को फाइनल कर देता है, अब से मैं इसको चैंपियन बोलूंगा। अभी ये छोटा है, लेकिन आगे जाकर ये इस बड़े ड्रैगन जैसा बनेगा, तब इसे हारने वाला शायद ही कोई होगा, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही होना चाहिए जो इस पर जचे, इसलिए चैंपियन नाम ठीक है। तुझे ये नाम कैसा लगा? चैंपियन दक्ष अपने ड्रैगन के बच्चे से पूछता है, लेकिन वो दक्ष की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उस कछुए को खाना जारी रखता है। उस ड्रैगन के बच्चे ने उस कछुए का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था और अभी भी वो उसे खाता जा रहा था। दक्ष उस बच्चे को रोकने के लिए उस पत्थर के पास से खड़ा होता है और अपने चैंपियन के पास जाने लगता है। जैसे ही दक्ष उसको उठाने वाला होता है, वो बीच में ही रुक जाता है और हैरानी से उसे ड्रैगन को देखने लगता है। इसको क्या हुआ? अब पहली बार ये मेरे पास आया था तब ये केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, लेकिन अब ये 8 से 9 इंच का नजर आने लगा है। इसका मतलब ये जितना खाएगा उतना बड़ा होगा, और अभी भी यहाँ पर ये कछुआ, सांप और ये ड्रैगन भी है। अगर ये इन सबको खा लेता है तब ये कितना बड़ा हो जाएगा, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लग सकता हूँ। अब मैं तुमको नहीं रोकूंगा, तुमको जैसे खाना है वैसे खाओ और जल्दी से इन तीनों को खाकर खत्म करो, फिर हम यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। दक्ष एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने ड्रैगन के बच्चे को कहता है, और कमल की बात यह थी कि वो ड्रैगन का बच्चा इस बार दक्ष की बातों पर रिएक्ट करता है और दक्ष की तरफ देखकर अपना सर हाँ मैं हिलता है और फिर उस कछुए को खाना शुरू कर देता है। ये बात तुमने बड़ी जल्दी मान ली, दक्ष हल्के गुस्से के साथ उस ड्रैगन से कहता है और वापस उसी पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है। दक्ष ने पहले ही अपनी तलवार और अपने कवच को अपने सिस्टम में भेज दिया था।
क्योंकि अभी दक्ष को यहां पर कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। दक्ष ने सोचा, जब इसकी जरूरत होगी तभी इनको मैं बाहर निकलूंगा। दक्ष उसी पत्थर के पास बैठकर सोचता है तो इसको मेरी सारी बात समझ में आती है, लेकिन ये उसी बात पर रिएक्ट करता है जो इसे पसंद हो। चलो, मुझे ये तो पता चला कि ये मेरी बात समझता है। मुझे लगा था कि मैं ऐसे ही इसे बोल रहा हूं। मैं बाद में इसको अपना कहना मानना सिखा दूंगा ताकि ये ठीक से मेरी बात मान ले। दक्ष उस ड्रैगन के बच्चे को जितना हो सके उतना खिलाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं जानता था अगर वो एक बार यहां से निकल गया तो वो कब किसका शिकार करेगा और कब इसको खाने को कुछ मिलेगा। वैसे दक्ष मन ही मन में सोच रहा था, अगर ये ड्रैगन का बच्चा ये सारा खाना खाने के बाद इतना बड़ा हो जाए कि खुद शिकार कर ले तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। ये अपना शिकार खुद करेगा और खुद ही अपने आप को बड़ा करता रहेगा। ऐसे में मुझे इसको खिलाने की कोई चिंता नहीं होगी। और मुझे देव आश्रम में जाकर स्पेशल ड्रैगन के बारे में भी जानना है कि इस स्पेशल का क्या मतलब है और ये क्या क्या कर सकता है। दक्ष को उसे छोटे बच्चे को ऐसे खाता हुआ देख उसे भी भूख लगने लगी, लेकिन दक्ष के पास कुछ भी खाने को नहीं था। इसीलिए दक्ष इधर उधर देखता है तो उसकी नजर उस फल पर जाती है जिसके लिए ये सारी लड़ाई हुई थी। दक्ष सोचता है, क्या मुझे ये फल खाना चाहिए या नहीं। अब जब उस फल को खाने वाला और कोई नहीं था तो दक्ष को उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। दक्ष को महसूस हो रहा था, अगर वो इस फल को नहीं खाएगा तो इन तीनों की मौत जाया चली जाएगी। इन्होंने इसे एक फल के लिए ही अपनी जान दी थी और बिना खाए पता भी नहीं चलेगा कि ये फल करता क्या है। ये सोचने के बाद दक्ष उस फल के पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। वो एक नीले रंग का पारदर्शी फल था जिसके अंदर से नीली ही चमक बाहर आ रही थी। दक्ष एक लंबी सांस लेता है और उस फल को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उस फल की नीली चमक बंद हो जाती है और वो बस एक हल्के नीले रंग का फल ही नजर आ रहा था जो देखने में किसी फुटबॉल की गेंद जैसा था। फिर दक्ष उस फल को लेकर उसी पत्थर के पास चला जाता है और वहां बैठकर उस फल को खाने के लिए तैयार हो जाता है। दक्ष उस फल को खाने से पहले अपने ड्रैगन को देखा है जो अभी भी कछुए को ही खा रहा था, और अब वो ड्रैगन देखने में 15 इंच का नजर आने लगा था। फिर दक्ष हिम्मत करके उस फल की एक बाइट लेता है और फल की एक बाइट लेते ही दक्ष के मुंह के अंदर एक ऐसा स्वाद घुल जाता है जो दक्ष को मदहोश करने लगता है। दक्ष को उस फल को खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो उसे और खाने लगता है। लगभग 15 मिनट में ही दक्ष उस फल को पूरा खा जाता है। फल को खाने के बाद दक्ष खुद को देखा है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फल को खाने के बाद भी उसे अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। फिर दक्ष को समझ में नहीं आता कि क्यों एक ऐसे फल के लिए यहां पर इतनी लड़ाई हुई थी, लेकिन दक्ष उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने ड्रैगन की ओर जाने लगता है। जैसे ही दक्ष 2 कदम चलता है तो उसके शरीर के अंदर एक गर्म ऊर्जा आने लगती है। दक्ष को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। दक्ष की हाथों की नसें बाहर नजर आने लगती है। दक्ष की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दक्ष की पूरी बॉडी पसीने में भर जाती है। दक्ष लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे ये फल करने क्या वाला है मेरे साथ? लेकिन फिर दक्ष के गले से आवाज आनी भी बंद हो जाती है और दक्ष अपने घुटनों पर बैठ जाता है। दक्ष का पूरा शरीर लाल हो जाता है और उसके बाद दक्ष के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द इतना तेज था मानो कोई हथौड़े से वार कर रहा हो। दक्ष से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दक्ष अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े हुए था ताकि जितना हो सके उतना दर्द कम हो सके, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। दक्ष को ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो उसके दिमाग को खा रहा है, लेकिन उसे इसे ठीक करना भी नहीं आ रहा था। दक्ष अपने ड्रैगन से मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती। दक्ष की पूरी बॉडी सुन पड़नी शुरू हो जाती है। दक्ष अपने मन से भी उसे ड्रैगन को अपने पास नहीं ला पा रहा था। उस ड्रैगन ने कछुए का पूरा मीट खा लिया था और अब वो सांप की ओर जाकर उसे खाना शुरू कर दिया था। दक्ष को उसे देखकर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो उसकी मदद करने के बजाय खाने में लगा हुआ था। उसने एक बार भी दक्ष की तरफ नहीं देखा था और अपना पूरा मुंह सांप के मीट के अंदर डाल रखा था।
पल पल उस ड्रैगन का साइज भी बढ़ता जा रहा था, जो देखने में है अब 20 इंच का नजर आने लगा था। दक्ष जहां पर तड़प रहा था वहीं वो ड्रैगन मजे से खा रहा था। फिर दक्ष से और दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने के बाद भी उसके शरीर में वैसी ही हरकतें होती रहती हैं जैसी पहले हो रही थी। उसका पूरा शरीर लाल नजर आ रहा था और उसकी नसें बाहर की ओर साफ देखी जा सकती थीं। एक लंबे समय तक दक्ष बेहोश ही रहता है। शायद दक्ष की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वहां और कोई बीस्ट नहीं आता जो उस पर हमला करे। दक्ष वहीं पत्थर के पास पड़ा रहता है। उस गुफा के अंदर समय का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था, क्योंकि उस गुफा का नीला रंग अभी भी बरकरार था। उस फल के टूटने के बाद भी उस गुफा की नीली चमक खत्म नहीं हुई थी। इसलिए जब से दक्ष यहां आया था उसे समय का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसे यहां कितने दिन हो गए हैं। समय के साथ दक्ष का शरीर ठीक होने लगता है। उसकी फूली हुई नसें नॉर्मल हो जाती है और उसका लाल शरीर भी अब पहले जैसा नजर आने लगा था। उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले वो मरने की हालत में था, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। जब दक्ष को होश आने लगा तब उसके लिए मानो सारी दुनिया ही बदल गई हो। अब दक्ष को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। अब वो पहले जैसा महसूस कर रहा था। दक्ष धीरे से खड़ा होकर पत्थर के सहारे बैठ जाता है और अपने आप को देखने लगता है कि वो ठीक तो है या नहीं, लेकिन उससे खुद में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ देर पहले जो हुआ वो सच था भी या नहीं, क्योंकि एक ही पल में उसके लिए सब कुछ ठीक हो गया था। आखिरकार उस फल ने मेरे साथ किया तो किया, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए कि उससे मेरे अंदर क्या फर्क पड़ा है? दक्ष खुद के हाथों को देखते हुए सोचता है। फिर दक्ष एक मुक्का बनता है और एक पत्थर पर मार देता है, लेकिन पत्थर पर मुक्का लगते ही दक्ष के हाथों में दर्द होने लगता है और वो अपने हाथ को पीछे करके पकड़ लेता है। अब ये क्या मजाक है? मेरे अंदर तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे अभी भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। ये फल तो बिल्कुल बेकार था। पता नहीं इस घटिया फल के लिए वो तीनों आपस में क्यों लड़ रहे थे। मैं तो इसके लिए कभी नहीं लड़ता। जब दक्ष खुद को ठीक महसूस करने लगता है तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। फिर दक्ष की नजर उस सांप पर पड़ती है जहां पर अभी वो नहीं था, और ना ही बोट ड्रैगन था। उस ड्रैगन ने कछुए को तो पहले की पूरा खा लिया और अब वो सांप भी गायब था। फिर दक्ष उस बड़े ड्रैगन की तरफ देखा है जो अभी भी वहीं पर है, लेकिन दक्ष को उस ड्रैगन के पीछे से आवाज आती हुई सुनाई देती है। दक्ष उस पत्थर के पास से खड़ा होता है और ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। जब दक्ष उस बड़े ड्रैगन के पीछे देखा है तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। ऐसा कैसी हो सकता है? मैं कितनी देर से बेहोश था और यहां पर हुआ क्या इतनी देर में? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। दक्ष उस बड़े ड्रैगन के पीछे के हाल को देखते हुए कहता है। उस बड़े ड्रैगन के पीछे का पूरा हिसाब गायब था और जिसे वो गायब किया था वो भी वहीं पर था। वो और कोई नहीं दक्ष का ड्रैगन चैंपियन था, जो दक्ष के बेहोश होने पर भी उन बीस्ट को ही खा रहा था। अब वहां बस आधा ड्रैगन ही बचा हुआ था। बाकी का सारा मीट उस छोटे ड्रैगन ने खा लिया था। जब दक्ष देख रहा था तो वो छोटा ड्रैगन दक्ष की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखने लगता था। उस छोटे ड्रैगन की गर्दन पूरी खून से भरी हुई थी और उसके मुंह के अंदर अभी भी मीट के टुकड़े थे। दक्ष इस बात से हैरान नहीं था कि उस ड्रैगन के पीछे उसी का ड्रैगन मौजूद है, बल्कि दक्ष तो इस बात से हैरान था कि वो छोटा ड्रैगन जो एक समय में केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, अब वो 3 फुट का हो गया है। दक्ष यहां से बाहर भी नहीं गया और उससे पहले ही वो ड्रैगन इतना बड़ा हो गया है। तुम कब से खा रहे हो और मैं यहां कब से बेहोश था? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं वहां उससे टाइम में दर्द से तड़प रहा था और तुम बस खाने में मग्न थे। आकर थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खाने से मतलब है। दक्ष उस ड्रैगन को डांटे हुए कहता है। दक्ष की बात सुनकर वो ड्रैगन अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है और कुछ नहीं करता। दक्ष सोचता है इसको कुछ भी कहना बेकार है, ये कुछ नहीं समझने वाला। इसलिए दक्ष उसे कहता है, अब रुक क्यों हो? ये बाकी ड्रैगन जल्दी खत्म करो, फिर हमें यहां से निकलना है। दक्ष की बात सुनकर वो ड्रैगन एक बार फिर से खाना शुरू कर देता है और दक्ष उसी को ही देखता रहता है। दक्ष अभी भी बेकर फल के बारे में सोच रहा था
जिसको खाने पर उससे इतना दर्द हुआ, लेकिन उससे जरा भी फायदा नहीं हुआ। दक्ष को समझ में नहीं ही आ रहा था कि आखिरकार वो फल करता क्या है और उसे खाने से उसके अंदर बदलाव आए हैं भी या नहीं। लगभग 3 घंटे के बाद वो बड़ा ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो दक्ष का ड्रैगन 3.5 फुट का नजर आने लगा था, जिसके पंख अब और भी मोटे और काले नजर आ रहे थे। फिर वो ड्रैगन अपना चेहरा साफ करता है और दक्ष को देखने लगता है। उसके बाद वो ड्रैगन हवा में देखता है और एक आवाज निकालता है और उसे आवाज के साथ हवा में आग आनी शुरू हो जाती है। वो आग उस ड्रैगन के मुंह से आ रही थी। वैसे तो वो आग इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन दक्ष इस बात से काफी खुश था कि एक बार अगर ये ड्रैगन बड़ा हो जाए तो ये उसी बड़े ड्रैगन की तरह अपनी आग छोड़ पाएगा। लेकिन फिर दक्ष को अचानक से एक शॉक लगता है और उसका मुंह हारने से फिर से खुल जाता है, क्योंकि दक्ष का ड्रैगन 3.5 फुट से छोटा होना शुरू हो गया था। वो देखते ही देखते वापस 5 इंच का नजर आने लगा था और फिर वो उड़ते हुए दक्ष के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। दक्ष हैरानी से उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है, ये क्या हुआ? अभी ये अचानक से छोटा कैसे हो गया? दक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उन तीनों बीस्ट को खाने के बाद अपनी हाइट बढ़ाई थी और अब वापस से वो छोटा हो गया है। दक्ष को नहीं पता था कि अब वो वापस से बड़ा हो भी सकता है या नहीं। दक्ष फिर उस ड्रैगन को वापस से बड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन वो ड्रैगन दक्ष की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और दक्ष के कंधों पर ही सो जाता है। दक्ष उसको कई बार बोलता है, लेकिन वो दक्ष की एक बात भी नहीं मानता। दक्ष गुस्से में उसे अपने सिस्टम में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में भी नाकाम हो जाता है। दक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि किसी भी बीस्ट को एक बार अपने सोल में डालने के बाद अपनी मर्जी से उसे बाहर निकाल सकते हैं और वापस अंदर डाल सकते हैं। पहले भी दक्ष ने उस ड्रैगन को अपने सोल से बाहर निकाला था और अब वो वापस नहीं जा रहा था। ऐसे में वो ड्रैगन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये दक्ष के लिए एक बड़ा सवाल बनता जा रहा था। मैं इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता। अगर किसी को पता चल गया कि ये एक फाइनल लेवल का स्पेशल ड्रैगन है तो कोई ना कोई इसको छीनने की कोशिश करेगा। मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि इस गुफा में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ये नई तलवार और कवच भी अकेले में ही इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो मेरे ऊपर खतरा हो सकता है। मैं सबको कैसे समझाऊंगा कि ये तीनों मुझे कैसे मिले? दक्ष अपने ड्रैगन को देखते हुए सोचता है। फिर दक्ष फैसला कर लेता है कि उसे अब यहां से चलना चाहिए और वापस से देव आश्रम जाने के बाद वो इंटरनेट पर देख लेगा कि ये स्पेशल ड्रैगन करता क्या है। ये सोचकर दक्ष गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन दक्ष के पास एक सवाल था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां 2 रास्ते थे। फिर दक्ष उस रास्ते से जाने की सोचता है जिससे वो ड्रैगन अंदर आया था। दक्ष अंदाजा लगा सकता था कि वो ड्रैगन उस गुफा में तो नहीं रहता होगा, वो बाहर से ही आया होगा और वो जहां से भी आया होगा वहां से अपना रास्ता उसने बना लिया होगा, इसलिए ये रास्ता उसे बाहर निकल सकता है। ये सब सोचने के बाद दक्ष उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और वो ड्रैगन अभी भी आराम से दक्ष के कंधों पर ही सो रहा था। दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इस ड्रैगन का इस्तेमाल तभी करेगा जब इसकी जरूरत होगी। लेकिन जब उसे पता चल गया कि ये ड्रैगन किसी काम का नहीं है, तब दक्ष ने यह फैसला कर लिया कि जब भी वो किसी बीस्ट को मारेगा तब ये ड्रैगन पीछे से उसकी बॉडी को हटाने का काम करेगा। इससे किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वहां पर कोई शिकार हुआ है या नहीं। ऐसे में दक्ष को उनकी बॉडी साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आराम से अपना काम कर पाएगा। जब दक्ष उस रास्ते पर जाना शुरू कर देता है तब वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस ड्रैगन ने वहां के काफी पत्थर को तोड़ दिया था और वो गुफा काफी हद तक टूटी हुई नजर आ रही थी। और अब दक्ष को और भी ज्यादा उम्मीद होती जा रही थी कि वो इस गुफा से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो गुफा बिल्कुल सीधी जा रही थी। हालांकि दक्ष ऊंचाई पर था, लेकिन फिर भी वो सीधा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। पत्थरों की वजह से उसे फिसलने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वो बिना डर के चल रहा था। अब दक्ष उस ड्रैगन की ताकत का अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था जिसने इन पत्थरों में अपना खुद का ही रास्ता बना लिया हो। जब दक्ष आगे जाता रहता है
तो उसे सामने से सफेद रोशनी आती हुई नजर आने लगती है। उससे दक्ष समझ जाता है कि उस रास्ते से वो बाहर की ओर ही जा रहा है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे दक्ष एक बार के लिए घबराने के लिए मजबूर हो जाता है। दक्ष को उस रोशनी में से दो परछाइयां आती हुई नजर आ रही थीं और वो तेजी से उसी की तरफ ही आ रहे थे। दक्ष को उनका चेहरा तो नहीं देख रहा था, लेकिन वो उनके हाथों के हथियार जरूर देख सकता था। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि इस गुफा में कौन आ सकता है। दक्ष जब सोच ही रहा था तब वो दोनों परछाई उसकी तरफ आ जाती है। रोशनी की वजह से दक्ष उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर दक्ष को एक लड़की की आवाज आती है, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? आवाज सुनने के बाद दक्ष शांत हो जाता है, क्योंकि उसे यह पता चल गया था कि सामने कोई इंसान ही है। फिर दक्ष उसको कहता है, मैं यहां गलती से आ गया था और अब रास्ता भूल गया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहां से बाहर निकालने के लिए? अगर तुम रास्ता भूल भी गए हो तो तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो? वो दूसरी परछाई कहती है और इस बार दक्ष को यह आवाज एक लड़के की सुनाई देती है। सही कहा तुमने, मैं इस गुफा में जानबूझकर नहीं आया, बल्कि एक बीस्ट से बचने के लिए इसके अंदर गया था और फिर वो रास्ता बंद हो गया और तब से मैं इसी गुफा के अंदर घूम रहा हूं। दक्ष उनको बताता है और फिर उनके सामने से हटकर दूसरी तरफ हो जाता है ताकि वो उनका चेहरा देख सके। दूसरी तरफ होने पर दक्ष अब उनको साफ देख सकता था। उन दोनों में से एक लड़की थी जो देखने में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। उस लड़की ने सिल्वर रंग का कवच पहन रखा था और अपने हाथ में एक खंजर पकड़े हुए थे। दूसरी तरफ वो लड़का देखने में ठीक ठाक नजर आ रहा था और उसने सफेद कवच पहन रखा था और हाथ में एक काली तलवार पकड़ रखी थी। वो दोनों देखने में काफी ताकतवर नजर आ रहे थे, इसलिए दक्ष उनसे किसी तरह का पंगा नहीं करना चाहता था। दक्ष उनकी मदद लेने की सोच रहा था ताकि वो यहां से देव आश्रम तक सुरक्षित जा सके। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का पूछता है। मेरा नाम दक्ष शर्मा है। फिर दक्ष उसको अपना नाम बताता है और उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? दक्ष का सवाल सुनकर वो लड़का उस लड़की को देखता है और वो लड़की उसको बोलने का इशारा करती है। मेरा नाम कबीर अग्रवाल है।